महिला और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रदेश के नवचयनित मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों के चयन के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण और बाल विकास विभाग श्रीमती टीना जौहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवचयनित मुख्य सेविकाएं, फार्मासिस्टगण और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जहां पर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी स्थलों पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं, जिसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, यह क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश
एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था, और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी तो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई, और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या
प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज मैं देख रहा था, आजमगढ़ का नौजवान भी जब यहां पे चयन हुए हैं, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयनित हुई हैं, मैं देख रहा था, एक समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुन करके डरते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? इन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था, जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य है। याद रखना, कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आप आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। कोई अनुमान करता था उत्तर प्रदेश में बेटियों का चयन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा, एक साथ वे चयनित होकर के शासन के व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे? और आज ये केवल महिला और बाल विकास विभाग में नहीं, अब तो यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने 60,244 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस 60,244 में 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045, एक ही भर्ती में 12,045 बेटियां भर्ती हुई। याद करिए, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और यहां पर हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, उस भर्ती में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 40,000 से अधिक बेटियों को केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती किया। 40,000 से अधिक। यानी ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी उनमें पहले भी रही हो, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई हैं, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर दे रही हैं, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही हैं। सरकार ने भी इन 8 वर्षों में प्रयास किया है
आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। दूसरा, छात्र शिक्षक कौनपाठी को, इस दृष्टि से सरकार का एक प्रयास था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा था। तमाम राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से भी अपेक्षा होती है उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सरकार ने जब इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उसके नाम पर तमाम प्रकार से भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ। सरकार ने इस बारे में कहा कि हम जो विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में होंगे और पेयरिंग का पार्ट बनेंगे, वहां पे हम लोग जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्री प्राइमरी चलाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिका चलाएंगे। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को वहां पर ले जाकर के उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में उनके लिए एक व्यवस्था देंगे और उन सभी बच्चों के लिए एक पोषण मिशन का एक विशेष अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी हम लोग प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उन्हें बेहतर रूप से आगे बढ़ा सके। क्योंकि किसी भी बच्चे के जीवन में जितनी भी संभावना होती है, उसका अधिकतर मानसिक विकास, जो भी विकास होना होता है, 1 से 3 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिसमें उसके जीवन का 80 से लेकर 90% विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और 3 से लेकर के 6 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जहां पर मानसिक विकास के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 5% से 7% तक का मानसिक विकास वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। शेष बाकी क्रमिक रूप से उससे आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। और यह अवसर है जब हम उन बच्चों को उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके एक बेहतर माहौल बाल वाटिका के माध्यम से दे सकें, प्री प्राइमरी के रूप में जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी लोगों ने भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद ने तमाम विरोध के बावजूद 5000 ऐसी बाल वाटिकाओं को सफलतापूर्वक संचालन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी अपनी बात को बता रही थी कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया, नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए। और हम लोगों ने विभाग से कहा है कि भाई एक बार में जितने भी आंगनबाड़ी ऐसे केंद्र हैं जिनके पास अपना स्वयं का भवन नहीं है, एक बार में प्रस्ताव बनाइए, शासन धनराशि देगा, उनके पास अपना भवन होना चाहिए और एक बेहतरीन माहौल वहां पर बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि अगर हमारा बचपन स्वस्थ होगा तो उसकी जवानी भी और उसका बुढ़ापा भी अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, देश का भविष्य सुधर जाएगा, संवर जाएगा और इसको सजाने संवारने का काम आपके हाथों में आ रहा है।
आपके हाथों में आ रहा है। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है, वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता है, स्मरण करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। आपका स्थान भी वही बनने जा रहा है। आप उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनका वहां पर मॉनिटरिंग के लिए आपको एक मुख्य सेविका के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना है। वहां पर उस दायित्व का निर्वहन करना है, उसके साथ आपको जुड़ना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि बेटा हो या बेटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, एक जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। मुझे प्रसन्नता है कि अभी 26 लाख बेटियों को हम इस योजना के साथ जोड़े हुए हैं। ये 26 लाख से अधिक बेटियां जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार के उस 25,000 के पैकेज के साथ जुड़ चुकी है। हम लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भी संख्या में ये चीजें आगे बढ़े। बेटी शादी योग्य होगी जिन परिवारों में साधन नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऐसी बेटियों की शादी के लिए, हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार कर रही है, सरकार दे रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि 4 लाख बेटियों की शादी इस योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश सरकार संपन्न कर चुकी है। ये चीजें तब होती हैं जब सरकार की मंशा बिना भेदभाव के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की होती है। मातृ वंदना योजना में 183 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अब तक वितरित की जा चुकी है। ये लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। और मुझे ये देख करके अच्छा लगा जब लोग कहते हैं कि आखिर परिणाम क्या है। तो परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हम लोग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4 तो 15-16 में हुआ था, उसकी तुलना में अगर 17 के बाद के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें व्यापक सुधार देखने को मिला। यानी ये दिखाता है कि एक सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो पहले 4 वर्ष में ही, 17 के बाद पहले 4 वर्ष में जो हमारे सामने परिणाम आए, महिलाओं में एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ, स्टंटिंग में 6.6% की, अल्प वजन में जो प्रीमेच्योर बच्चे हो जाते हैं 7.4% की, सूखापन में 0.6% के का सुधार हुआ और शिशु मृत्यु दर घट करके 38 हो गई और मातृ मृत्यु दर 197 हो गई। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप इसे हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी कुछ ही महीनों में जब आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्टफोन मिलेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, डाटा अपलोड होने, ये डाटा इससे भी बेहतर हुए होंगे, लेकिन नियमित रूप से रियल टाइम मॉनिटरिंग होने न होने का परिणाम है
या वह डाटा हमें समय पे न मिलने के नाते, अपलोड समय पे न होने का परिणाम होता है कि बहुत बार सही आंकड़े न पहुंचने के कारण भी हमारे आंकड़े कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी बहुत शीघ्र जब ये मिलेंगे तो मैं कहता हूं इसमें काफी बड़े पैमाने पर इसमें परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन का वाहक आपको बनना पड़ेगा। हर आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर व्यवस्था को देखना, समय पे पोषाहार मिल जाए, कुपोषित मां हो या बच्चा हो, उसके लिए उपलब्ध पोषाहार समय पे उन्हें मिले, सभी प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वहां पे एक टीम लीडर के रूप में मार्गदर्शन करें, सोसाइटी को जागरूक करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, अपना स्वयं का आंगनबाड़ी केंद्र बन सके, इसके लिए प्रस्ताव देना, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। और अगर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा देंगे, सरकार ने इस दिशा में काफी चीजें आगे बढ़ाई हैं और इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जब तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, आज परिणाम है। आज यहां पे मुख्य सेविकाओं के 2425 नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन आपकी नियुक्ति के पहले जनपद स्तर पर 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसी वर्ष संपन्न हुई है ये सब। याद करिए, इतना बड़ा कभी नहीं, इतने बड़े पैमाने पे नियुक्ति कभी नहीं हुई। 19,424 अभी यहीं पे संपन्न हुई है। इसके साथ ही 3,000 से अधिक आंगनबाड़ी सहायकों की भी, जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं थी, उनका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में उनको प्रमोशन दिया गया, यानी उनके मानदेय में उसके साथ ही बढ़ोतरी भी हुई है। और 22,290 जो मिनी आंगनबाड़ी थे, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित किया है। और परिवर्तित करने का परिणाम क्या है कि जो वहां पे सहायिकाएं काम कर रही थी, उनको भी अब मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की तर्ज पर मानदेय उपलब्ध हो सकेगा। ये सभी कार्यक्रम सरकार के द्वारा लगातार आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। आपके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा आप सभी को बनना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो भी पद हैं 1,90,000 है और आंगनबाड़ी सहायक के पद भी 1,90,000 है। इन सभी को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना होगा और इसके साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों को अन्य तमाम जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि हम प्रदेश के बचपन को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। बचपन हमारा अगर अच्छा रहा तो ये मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। ये रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की, कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी लोग इस दिशा में अपना बेहतर प्रयास करने में सफल होंगे और शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम देकर के एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से
आज 2438 जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित हुए हैं, उन मुख्य सेविकाओं को और फार्मासिस्टों को चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस मंशा के साथ सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके अनुरूप आप परिणाम देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके शुभाशीष के लिए। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जौहरी जी को आमंत्रित करता हूं।